हेलो एवरीवन, माय नेम इज युवराज झा और आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए संघवाद फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को समझने के लिए सबसे पहला लाइन है कि कहा गया है कि इफ मैन या ह्यूमन वर अ एंजल देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट। अगर इंसान भगवान होता तो उसे सरकार की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम भगवान नहीं है तो हमें सरकार की जरूरत है अपने सभी चीजों को या अपने क्रियाकलापों को चलाने के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो इस बात पर विशेष तौर पे जोर दिया गया कि सरकार को ऐसे तरीके से बनाया जाए कि जिसमें सत्ता किसी एक हाथ में नहीं हो, किसी एक इंसान के हाथ में नहीं हो, सत्ता का अलग अलग तौर पे स्थानांतरण किया जाए, या सत्ता जो हो वो मोटे तौर पर लोगों को ये समझाने में कामयाब हो सके कि देखिए ऐसा है कि आप जो सत्ता चला रहे हैं वो सत्ता ऐसे ही नहीं चलता है, वो किस तरह चलता है। तो उसमें क्या होगा कि एक आदमी के पास में अगर सरकार की सारी ताकतें होगी तो वो एक तरह से अनबैलेंस हो जाएगा और वो अपने आप को तानाशाह डिक्टेटर घोषित कर देगा। इसके ही लिए पावर को शेयर करने के लिए, पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, मतलब सारी सत्ता सारी पावर एक तरह पे नहीं हो, एक जगह पे नहीं हो, इसलिए बनाया गया था फेडरलिज्म या संघवाद। जो हम देख सकते हैं, जैसे आपने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका का जो कंडीशन था, जहां बेल्जियम ने डच और फ्रेंच दोनों बोलने वाले लोगों को, इनकी भाषाएं अलग थी, संस्कृति अलग थी, बोलचाल अलग थी, उनको भी एक साथ लेकर के आया था। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि इन अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग और उनके पर्सपेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि संघवाद कैसे शुरू होता है। एक होता है, संघवाद के दो तरह के प्रकार है। एक है संघात्मक सरकार, जिसको हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और एक कहते हैं एकात्मक सरकार, जहां पे सिंपली जिस जगह पे आपका राज्य के पास शक्ति का बंटवारा नहीं होता है उसको हम एकात्मक कहते हैं, और जहां राज्य के पास शक्तियों का बंटवारा होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे भी आपका एक पर्सपेक्टिव होता है जिसमें राज्य की सरकारें होती है, जिसमें पंचायती राज होता है, जिसमें मेयर होता है, नगर पालिका होता है, उसको हम संघात्मक सरकार कहते हैं। तो यहाँ पे संघात्मक सरकार का जो एग्जाम्पल है उसमें हम भारत को ले सकते हैं और साथ साथ बेल्जियम को ले सकते हैं, जहां पे पूरा ख्याल रखा गया है जनता का। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी मींस टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता को और जनता के लिए, और साथ साथ जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि अभी हम बात करेंगे संघात्मक सरकार की। ये संघात्मक सरकार होता क्या है, तो आप देखिए कि संघात्मक सरकार क्या होता है। ऐसी सरकार की प्रणाली जिसके अंदर में सरकार जो आपका केंद्र की सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, वो सरकार को चलाती है, लेकिन सारा का सारा पावर, शक्ति उसके पास नहीं होता है। और जब ऐसा कोई प्रणाली बन करके आता है तो उसको हम कहते हैं ये संघ की सरकार है या संघ की राज्य की प्रणाली है। और संघात्मक जहां राज्य की सरकार भी होती है, जहां पंचायती राज भी होता है। तो देखिएगा कि यहाँ पे संघात्मक सरकार के भी दो प्रकार है। एक है एक साथ लेकर चलना, है ना। तो यहाँ पे होता है एक साथ लेकर चलना, और एक होता है एक आकर संघ बनाना, साथ आकर संघ बनाना। तो यहां कहते हैं सिंपल सी भाषा में कि यहां होता है कम टुगेदर, यहां होता है होल्ड टुगेदर। जब हम करते हैं, जब किसी भी लोगों को साथ लेकर सरकार बनाते हैं कि आइए आप हमारे साथ, हम साथ ले लेते हैं अलग अलग भाषा के लोगों को, अलग अलग चीजों को, लोगों को जब हम साथ ले करके अपने ही तरह के लोगों को, अब जो हमारे भाषा को समझते हैं, जो हमारे आइडियोलॉजी को समझते हैं, उनको हम लेकर के जब हम सरकार बनाते हैं तो वहां पे हो जाता है आपका होल्ड टुगेदर का सिस्टम। सॉरी, यहाँ पे होल्ड टुगेदर हो जाता है साथ आ करके, और यहाँ पे साथ ले करके, ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया हमने। तो जब यहाँ बात होती है साथ ले करके सरकार बनाना, तो मतलब क्या होता है, जैसे भारत में अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, सब तरह के लोग हैं, मराठी है, हरियाणवी है, बिहारी है, यूपी है, तमिल है, तेलुगु है, हम सब एक ही तरह से जब एक ध्वज के नीचे आते हैं तो वह राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। तो हम कहते हैं कि हम सब साथ ले करके, सबका साथ सबका विकास,
ये आइडियोलॉजी को निभाते हैं तो वो होता है साथ लेकर के सरकार बनाना, जैसे भारत और बेल्जियम में। और एक होता है साथ आकर सरकार बनाना। अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग चीजों को मानने वाले लोग जब एक साथ आ जाते हैं और जब वो सरकार को रिफॉर्म करते हैं तो वो कहते हैं कि एक साथ आकर के सरकार बना रहा है। मतलब कि यहां पे उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन एज ए नेशन बिल्डअप हम बात करेंगे वो सब एक साथ आ जाते हैं। जैसे कह सकते हैं यूएसए में ऐसा ही सिस्टम है कि 50 स्टेट्स हैं और 50 अलग अलग स्टेट्स जब एक साथ आकर के सरकार बनाती है तो वहां हम कह देंगे कि एक आकर संघ बना लिया है और साथ लेकर संघ बनाया है। तो इकट्ठा हो गए, भीड़ जुटा लिया, सरकार बना लिया, तो हो गया एक साथ आकर सरकार बनाना। और लेकिन जब सब साथ लेकर सबको सरकारें, हिंदी वाले को, तमिल वाले को, उर्दू वाले को, मराठी को, पंजाबी को, पश्तो को, भोजपुरी को, सबको साथ लेकर के सबके हितों को देखते हुए सरकार बनाते हैं, तो ये आपका हो जाता है आपका कि ये आपका जो तरीका चल रहा है उसमें हम कह सकते हैं कि ये सरकार का तरीका जो है वो एक साथ लेकर संघ बनाया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि इस सरकार में आपका मोटे तौर पर जो कार्यकलाप होता है कि सरकारें बनाई जाती है, जैसे यूएसए में बनाई गई है। अब हम देखेंगे कि संघात्मक सरकार को चलाने के लिए सबके पास पावर का अलग अलग बंटवारा भी जरूरी है। हर एक के पास पावर बंटना चाहिए। अगर आपको सरकार बनाना है, सरकार चलाना है, तो पावर का बंटवारा बहुत जरूरी है। तो पावर का बंटवारा कैसे होगा? तो पावर की बंटवारा के लिए, पावर का निष्पादन के लिए 3 तरह की सूची बनाई गई है जिसको हम कहते हैं लिस्ट। और ये लिस्ट कैसे है? पहला है संघ सूची, इसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। दूसरा है राज्य सूची, उसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और तीसरा समवर्ती सूची, इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सब पहले जब संविधान बना था उस टाइम पे यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्टों को रखा गया था और आज के समय में यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है। और जो आपका स्टेट लिस्ट है इसमें पहले 66 सब्जेक्ट थे, 66 सब्जेक्ट थे, अब 61 सब्जेक्ट्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका हो गया आपका राज्य सूची। मतलब यहाँ पे यूनियन का संघ है, ये यूनियन को दिया गया काम है जो यूनियन करेगी और ये काम राज्य को दिया गया है, इस काम को राज्य करेगी। और ये काम दोनों के लिए बांटा गया है, जिसमें पहले 47 विषय थे, 47 सब्जेक्ट्स थे, अब ये सब्जेक्ट्स 52 हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं ये काम जो अब 52 काम ऐसे हैं जो राज्य और संघ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल करके करना है। तो ये आपके टोटल 52 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। यहां हम देखेंगे कि एक एक सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें हैं। जब हम संघ सब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, तो ऐसा सब कुछ जिसमें भारत लगा हो, याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, भारत लगा हो, जैसे रक्षा मंत्रालय, जैसे भारतीय रेलवे, जैसे फॉरेन पॉलिसी, जैसे बैंकिंग की सुविधाएं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे हम बात कर लेते हैं आपका कि एटॉमी एनर्जी, जैसे स्पेस एनर्जी, डाक, ये सब भारत सरकार के अधीन आता है। मतलब कि ये सब के सब संघ सूची और यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, जहां देश की सरकार इस चीजों का निष्पादन करती है। लेकिन जब बात आर्मी, अब हम कहते हैं इंडियन आर्मी, हम नहीं कहते बिहार की आर्मी, यूपी की आर्मी, दिल्ली की आर्मी, हम कभी नहीं कहते हैं। लेकिन जब वो कोई सूची आती है आपका स्टेट लिस्ट में आती है, तो वहां हम कहेंगे कि जैसे राज्य के लिस्ट में, राज्य सूची में जो आने वाली चीजें है वो है पुलिस, अस्पताल, साफ सफाई, कृषि, जैसे चीजें आपका राज्य सूची के अंदर आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं समवर्ती सूची का, जिसमें दोनों का अधिकार है, तो उसमें होता है न्याय, जस्टिस, राज्य के स्तर पे भी और आपका सेंट्रल स्तर पे। शिक्षा में दोनों का अधिकार है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। मजदूर यूनियन या ट्रेड यूनियन, इसमें दोनों का होता है। वन पर्यावरण जैसे मुद्दे होते हैं, वन, वो दोनों का होता है। अब हम बात कर सकते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी है जहां पे दोनों को मिल करके एक साथ आके काम करना चाहिए कि जब देश का समावेशी विकास हो। तो 3 तरह से सूची को बांटा गया है। ये राज्य सरकार का काम है, ये केंद्र सरकार का काम है, ये राज्य सरकार का काम है, और ये दोनों का मिला करके काम है। इस तरह से भारत के संघवाद को बनाया गया है। अब हम आगे देखेंगे कि भारत के संघवाद को कि क्या इन्हीं तीनों तक है या इसके आगे तक है। तो इसके आगे तक का जो सिस्टम होगा उसको हम कहेंगे
कि अब हम देखेंगे, जस्ट अभी हम बोर्ड आपको रफ कर देते हैं और फिर हम देखेंगे कि पंचायती राज कैसे काम करता है।